अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन हाइड्रा, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से सुनना है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। हाइड्रा के बारे में मैं आपको जो जो चीज़ें करवाऊंगी आपने इसको अच्छे से समझना है ताकि जब भी आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आए आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रा का इंट्रोडक्शन कि हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा का सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाइड्रा इज द इक्वेटिक नाइट्रेरियन, कि जो हाइड्रा है वो एक इक्वेटिक नाइट्रेरियन होता है, यानी कि ये पानी के अंदर रहता है। इसमें इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इट हैज़ वेस्ट लाइक बॉडी, यानी कि जो हाइड्रा की बॉडी है वो गुलदस्ते की तरह लगती है, इसलिए हम इसकी बॉडी को वेस्ट लाइक बॉडी का नाम देते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि हाइड्रा हैज़ डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जो हाइड्रा की बॉडी है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। इसका मतलब ये है कि इट्स मीन इट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ टू प्रिंसिपल लेयर्स, मतलब कि जो इसकी बॉडी है वो टू लेयर से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसकी बॉडी को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें सबसे पहली लेयर है एंडोडर्म, जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं, और दूसरी लेयर हमारे पास है एक्टोडर्म, जिसको हम एपिडर्मस भी कहते हैं। तो आपने इनकी लेयर्स के जो ये नाम है आपने इनको जेहन में याद रखना। प्रोडक्शन के बाद हमारे पास है सील एंटीरोन। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि द सेंट्रल कैविटी ऑफ हाइड्रा एक्ट एज डाइजेस्टिव कैविटी, यानी कि हाइड्रा की जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं। आगे ये है कि हाइड्रा हैज़ ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड कॉल्ड माउथ, और हाइड्रा के बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है उसको हम माउथ कहते हैं, विच इज सराउंडेड बाय मोबाइल टेंटिकल्स, और ये जो माउथ होता है ये मोबाइल टेंटिकल से सराउंडेड होता है। तो स्टूडेंट्स, टेंटिकल्स का सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि ये हाइड्रा को उसका शिकार पकड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि द डाइजेस्टिव कैविटी इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी और सील एंटीरोन, यानी कि हाइड्रा की जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है उसको हम गैस्ट्रोवेस्क्यूलर और सील एंटीरोन कैविटी भी कहते हैं। तो आपने इसकी डाइजेस्टिव कैविटी के बारे में ये दो नाम भी याद रखने हैं। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सील एंटीरोन, तो जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं आपने वो ही लिखने हैं। आगे हमारे पास सील एंटीरोन के बाद है नेमेटोसिस्ट। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेंटिकल्स कंटेन न्यूमरस स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। तो टेंटिकल्स के पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि डंग मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं, और इन स्टिंगिंग सेल्स को हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अगर नेमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि ईच नेमेटोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ होलो थ्रेड कोल्ड विद इन अ कैप्सूल। तो क्या होता है कि नेमेटोसिस्ट के अंदर एक कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल के अंदर होलो थ्रेड होते हैं जो कि आपस में कोल्ड होते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसमें आगे ये है कि टाइनी हेयर लाइक ट्रिगल डेड प्रोजेक्टिंग आउट, और नेमेटोसिस्ट के बाहर की तरफ हेयर लाइक ट्रिगल जो है वो निकले होते हैं, और इन ट्रिगल को हम साइनोडिल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने नेमेटोसिस्ट के बारे में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ प्रीडेशन, के हाइड्रा के अंदर जो शिकार होता है उसको किस तरह कैप्चर किया जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हेन अ प्रे सच एज डेफनिया एंड साइक्लोप्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ट्रिगल, और ट्रिगल को हम नाइडोसिल भी कहते हैं, यानी कि जैसे ही कोई शिकार जिसको हम डेफनी और साइक्लोप्स कहते हैं वो इस ट्रिगल के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे क्या होता है कि द होलो थ्रेड ऑफ द नेमेटोसिस्ट टर्न्स इनसाइड आउट। तो नेमेटोसिस्ट के अंदर जो होलो थ्रेड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसमें आगे ये है कि दीज होलो थ्रेड इजेक्ट्स पॉइजन, यानी कि ये जो धागे होते हैं ये जहर के अंदर डूबे होते हैं, एंड द प्रे इज पैरालाइज्ड, और जब शिकार पे ये अटैक करते हैं तो इससे जो प्रे होता है वो पैरालाइज हो जाता है, एंड समटाइम्स किल्ड, और समटाइम्स ये होता है कि जो प्रे होता है वो मर जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने मैकेनिज्म ऑफ प्रीडेशन में 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जैसे ही कोई शिकार ट्रिगल के कांटेक्ट में आता है तो जो होलो थ्रेड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये जो होलो थ्रेड होते हैं ये पॉइजन के अंदर डूबे होते हैं। तो जैसे ही होलो थ्रेड प्रे के ऊपर अटैक करते हैं तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो प्रे जो है वो मर जाता है। आज स्टूडेंट सिर्फ हमने मैकेनिज्म ऑफ प्रीडेशन तक ही करना है। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं आज ही आपको स्टेप्स ऑफ डाइजेशन करवा दूंगी तो आपके लिए इस लेक्चर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटोसिस्ट। तो आपने इस स्ट्रक्चर को गौर से समझना है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको मैकेनिज्म ऑफ प्रीडेशन तक हर चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। इस नेमेटोसिस्ट के अंदर आपको एक कैप्सूल जो है वो नज़र आता है। इस कैप्सूल के अंदर एक ढक्कन होता है जिसको हम लिड कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस कैप्सूल के अंदर जो ये आपको कोइलिंग दिख रही है ये थ्रेड होते हैं, मतलब कि ये होलो थ्रेड कोइलिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास नेमेटोसिस्ट होता है इसके अंदर से जो एक लंबी सी लाइन निकल रही है, इस लंबी सी लाइन को हम हेयर लाइक ट्रिगल जो है कहते हैं। और इन हेयर लाइक ट्रिगल को हम नाइडोफिल कहते हैं। तो आपने हेयर लाइक ट्रिगल का जो दूसरा नाम है वो आपने याद रखना है। तो आपने नेमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रे जो है ट्रिगल के पास आता है तो जो ट्रिगल है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई शिकार है वो ट्रिगर के कांटेक्ट में आता है तो इससे क्या होता है कि जो नेमेटोसिस्ट है इनके अंदर से जो हमारे पास होलो थ्रेड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास ये कैप्सूल होता है इसका जो ढक्कन है वो खुल जाता है, यानी कि लिड जो है वो ओपन हो जाता है और ये जो होलो थ्रेड है ये बाहर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो होलो थ्रेड है ये जिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा होता है इस स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनको हम माइनर बार्ब्स कहते हैं। और ये जो बड़े हेयर होते हैं इनको हम मेजर बार्ब्स कहते हैं। तो आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर स्टूडेंट्स आप नेमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको हर चीज़ जो है आसानी से समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह कल हम मैकेनिज्म और प्रीडेशन से आगे पढ़ेंगे जिसके अंदर मैं आपको हाइड्रा की जो डायग्राम है वो भी करवाऊंगी। तो आपने क्या करना है कि इस लेक्चर को अच्छे तरीके से याद कर लेना और इसके नोट्स बना लेने ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो जाए। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो आपके पेपर है वो बहुत ही नज़दीक है। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर दें कि मैम मुझे ये टॉपिक चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई करूँगी कि आप तक वो टॉपिक डिलीवर कर दिया जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।